गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग झारखंड बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए गणित विषय के लिए 30 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा, उसकी तैयारी करेंगे। तो आज का क्लास में हम लोगों ने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है। आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, समझिए और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड क्या हो। 72 का, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। 72 अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग का जो दिया हुआ है वो कितना है, 72 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 30 फिर 2 से करने से 18, फिर 2 से करने से 9, फिर ये हो गया 3 गुना 3। तो हम लोग 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 या 2 3। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आप अभ्यास के लिए 120, 156, 140 का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है, इसको थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि 72 के अभाज्य गुणनखंड में 72 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, 2 का घात क्या है। ये प्रश्न अगर पूछ देता, हम लोग अभाज्य गुणनखंड के यहाँ देख रहे हैं 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का जो घात है कितना आ जाएगा, 3। अगर 3 का घात पूछता तो कितना आ जाता। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का मासा। मासा मतलब माध्यम समावर्तक मासा निकालना है। तो मासा मतलब हो गया SC, हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर, माध्यम समावर्तक HCF निकालना है। तो यहाँ पर आपका दो चीज है, 26 और एक थे क्या है, 91। तो इसमें अधिक से अधिक क्या कॉमन हो रहा है। तो अगर हम दोनों का एक साथ कंबाइन करते हैं, 2 से करने से 13, ये तो 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, ये तो 2 से जाएगा नहीं। तो अच्छा होगा किसको अलग अलग करते हैं, पहले 2 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आ गया 13। और यहाँ पर क्या है 91, अगर इसका करते हैं तो 7, 13 सतह 91। हम लोग 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना। तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें देख रहे हैं 13 है, इसमें भी 13 है, इसलिए इससे बराबर आ गया 13। ठीक है, यही क्वेश्चन में अगर एचसीएफ के अलावा एलसीएम पूछता, एलसीएम एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का केस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों संख्या है उसको गुणा कर देते और उसको एचसीएफ से डिवाइड कर देते। तो ये 26 गुना 91 बटा एचसीएफ आपका कितना है 13। 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 2 गुना 91, 182 आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या करें,
ध्यान देंगे। कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। सबसे पहले 9 के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है 9 के बारे में, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 9, पहला ऑप्शन है √9। √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और इसका रिजल्ट हमको 3 मिले। उसके बाद आता है 25, √25। √25 को भी हम लोग 5 गुना 5 रूट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 5। और 20, 20 का रूट निकालते हैं, तो 20 का रूट निकालते हैं तो हम इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं। इसमें जोड़ा हुआ निकल रहा है, ये 2 हो गया, 2√5 लिख सकते हैं। और अंत में आ गया हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7। इसका भी कितना हो गया, आसान है। तो हम लोग देख रहे हैं तीनों का वर्गमूल निकल रहा है, बस इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का पहचान है जितना भी √2, √3, √5, √7, √6, ये √8, ये जितने भी सारे हैं ये सब अपरिमेय में आते हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई जैसे 4 है, 4 का तो वर्गमूल होता है, तो इसका तो वर्गमूल होती है, तो परिमेय में आ जाएगा। ये आ गया आपका परिमेय, ये आ जाएगा परिमेय। बाकी ये सब है, ये चारों ये सब है जो क्या है, अपरिमेय। और थोड़ा सा इसको भी थोड़ा याद रखना है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसमें अगर हम लोग अपरिमेय को जोड़ते हैं तो भी हम लोग का रिजल्ट क्या निकलता है, अपरिमेय। अगर 5 है उसमें हम लोग √3 लिखेंगे तो और इसके साथ अगर 7 है और 7 में अगर हम लोग कोई अपरिमेय संख्या को गुना भी कर रहे हैं तो भी उसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय। या फिर अगर 3 है और यहाँ पर 2√5 लिख रहे हैं तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुपद चैप्टर से है। यदि किसी बहुपद का एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं, छोटा सा ग्राफ। इसको बनाने के लिए छोटा सा ग्राफ लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ एक ग्राफ ले लिए, इस तरह से ग्राफ हो गया, ये एक्स अक्ष है और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ठीक है, कह रहा है कि किसी बहुपद का ग्राफ उसको एक्स अक्ष पर, ये रहा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। इस तरह से को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और क्या, तीसरा बिंदु। 3 बिंदुओं पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर कंडीशन y बराबर, कंडीशन जो है 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, y बराबर क्या हो, px, मतलब एक अक्ष का कंडीशन दिया हो, तो यहाँ पर अगर आपको पूछेगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या निकालने के लिए याद रखना है, शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, एक अक्ष पर काटान बिंदुओं की संख्या। तो जितना बार उसको हम लोग काटेंगे उतना, जैसे यहाँ पर कितना बार कट रहा है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3। अगर भी करते हैं इस तरह से ग्राफ में, एक्स ये वाई ये बड़ा एस, अगर रहे इसमें जो ग्राफ है इसको यहाँ पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद, मान लीजिए यहाँ पर इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है हो जाएगी 2। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, मान लीजिए ग्राफ है और इसमें कहीं नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगा, ठीक, इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-1 की शून्यकों का गुणन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स लगा, हम लोग उसको नोट करिए, नोट कीजिए। पहला क्या है, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद हो गया, ये एक द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। द्विघात बहुपद उस प्रकार लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 5, एक द्विघात बहुपद हो गया। तो यहाँ पर ही a का मान जो है वो 3, b का मान जो है वो 2 और c का मान क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक दूसरा द्विघात बहुपद ले लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर a का मान जो है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब a का मान है 1, b का मान जो है, जो माइनस रहेगा तो माइनस को साथ लेंगे, और c का मान क्या होगा, 1 होगा। तो मान लीजिए कि ऐसा रहता, तो द्विघात समीकरण के लिए एक चीज याद रखना है, आपका जो a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ए जो है नॉट इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3 ये भी एक द्विघात समीकरण हुआ, तो यहाँ पर ही क्या है, x3, यहाँ a का मान है 3, सॉरी a का मान है 1, b का मान है 0 और c का मान है, ये हो गया द्विघात समीकरण। अब जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद होता है, किसी भी द्विघात बहुपद के लिए बहुपद, कोई भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक, दो शून्यक होते हैं। तो पहला शून्यक को हम लोग अल्फा लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखते हैं, बीटा। तो अगर कोई द्विघात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके शून्यकों का योग के लिए माइनस बी बाई ए और बाई ए लगाते हैं। शून्यकों के गुणन के लिए क्या लगाते हैं, सी बाई ए। ए लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल पहले से है 3x, अगर हमको इसका शून्यकों का क्या निकालना हो, शून्यकों का योग निकालना है, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए ए का मान जो है वो क्या है, 3, और बी का मान क्या है, 2, या माइनस लगा देंगे, -2। शून्यकों का क्या निकालना है, गुणन निकालना है, तो उसके लिए बाई ए और सी, ए का मान यहाँ क्या है, 5/3 हो गया। पर आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 1, तो यहाँ पर स्पष्ट है a बराबर और c बराबर क्या है, -1। योग पूछेगा, शून्यकों का योग, मतलब a का मान कितना है, 1, और b का मान कितना है, -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/1, मतलब अब परिणाम क्या हो गया, 3। और अगर आपको शून्यकों का गुणन निकालना होता, शून्यकों का, और यहाँ a का मान कितना है, a का मान है 1 और c का मान है 3। गुणन, तो शून्यकों का गुणन के, शून्यकों का गुणन कितना है, अच्छी तरह से सबको समझिए। इससे संबंधित ये प्रश्न है
पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अगर पूछा जाता है तो हम उसको कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यू आने का मकसद ये है कि आप इस चैप्टर से अलग अलग गणित के जो चैप्टर हैं उसके बीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझ आए, और इससे संबंधित अगर कोई भी बहु विकल्पीय प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको आसानी से कर सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है इस तरह का प्रश्न, दो एक समीकरण से, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाला समीकरण, इससे ये प्रश्न पूछा गया है। और इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए, इसका अच्छी तरह से उत्तर जानने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास दो समीकरण है, ठीक है, समीकरण है। पहला समीकरण के लिए मान लीजिए पहला समीकरण है a1x, दूसरा है b1y और c1y, और दूसरा समीकरण है a2x और c2, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशन है। यहाँ पर एक कंडीशन के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ तीन कसौटियां होती है, इन तीन नियम होता है, उसके आधार पर हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक लिखते हैं कसौटी, ठीक है। कसौटी में आ जाते हैं और कसौटी के हिसाब से उसका ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, ग्राफ के बाद उसका हल के बारे में पूछा जाता है, और वो संगत है या फिर असंगत है उसको इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम इसको आराम से सीखते हैं, सबसे पहले एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए अच्छा से। पहला कंडीशन जो होता है, पहला जो कंडीशन होता है, पहला कंडीशन हम लोग लिखते हैं, पहला कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, पहला कंडीशन होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और तीसरा कंडीशन जो होता है a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तीन कंडीशन के आधार पर आपको पूछा जाता है। आपके सवाल में देखिए कौन सा कंडीशन पूछा जा रहा है, आपके सवाल में ये तीसरा कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कंडीशन को देखकर उसके बारे में, समीकरण के बारे में, हम उसका ग्राफ के बारे में बता सकते हैं, बता सकते हैं, असंगत है उसके बारे में लोग उसको बता सकते हैं। सबसे पहले अगर यह कंडीशन जो होता है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है। मान लीजिए ये एक रेखा, एक समीकरण हो गया, ये समीकरण होती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। दूसरा, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, तो उसका हल जो होता है वो आद्युत हल, ऐसा हल होता है आद्युत हल, और किसी भी प्रकार का हल होने से संगति। दूसरा कंडीशन, दूसरा जो कंडीशन आता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन है a1/a2 b1/2 तो बराबर होता है, पर c1/c2 बराबर नहीं होता है। उस परिस्थिति में हम लोग उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, समांतर। ग्राफ कैसा होता है, समांतर। समांतर का मतलब तरह से, तो दूसरा भी समीकरण का ग्राफ इस तरह से समांतर है, और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा जो स्थिति है, कोई जब हल नहीं होता तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं संगत। तीसरा जो स्थिति होता है
वो है, ध्यान दीजिएगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर जब बराबर होता है तो उस केस को हम लोग कहते हैं संपाती। मतलब अगर एक समीकरण के लिए हम लोग ग्राफ इस प्रकार ले, ठीक उसके ऊपर जाएगा, ठीक उसके ऊपर। संपाती में क्या होता है कि हर बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है, तो इस तरह में क्या होता है, अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल। और हल हो रहा है तो उस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। से मालूम होगा ये तीन आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इस कंडीशन को हम लोग इस तरह से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, देखिए पहला A1/B2 और C1/, इसके बारे में पूछ रहा है कि हल के बारे में पूछ रहा है, किस तरह का हल होगा कंडीशन। तो हल कैसा होगा, अनेक हल। क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हल। हाँ, अनेक हो जाएगा। अनेक हल, अनेक हल। हाँ, अगर आपको पूछता कि ग्राफ के बारे में पूछता कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ये आता, और पूछता कि संगत है या असंगत है कि नहीं, आप देख से आप उसको देखो। तो इस टेबल की सहायता से हम लोग बहुत आसानी से इस तरह का प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसके जगह में ये कंडीशन डाल देता, A1/A2 B1 नॉट इक्वल टू C1/2, ये कौन सा केस आ जाता है, ये दूसरी स्थिति आ जाती। तब इसका ग्राफ कैसा होता, समांतर। ग्राफ कैसा होता, समांतर। अगर पूछता हल कैसा है, तो कोई हल नहीं हुआ या संगत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये जो 6 देखे थे, ठीक उसी से ही संबंधित है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन को लिखते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू। तो इस परिस्थिति में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं ये कौन सा कसौटी पर आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग A1/A2 निकालते हैं, B2 निकालते हैं, और इधर में क्या निकालते हैं, C1/C2। A1 का मान, A1 कितना है, यहाँ देखिए 6/2, 3/1, मतलब 3 मिल गया हम लोग को। यहाँ B1 B2 -3 और -1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 3। और अंतिम वाला क्या हो गया, C1/C2। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को क्या मिला कि A1/B2 ये दोनों तो बराबर हो ही रहा है, पर तीसरा है C1/C2 बराबर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखना है कि आपको क्या पूछ रहा है, के बारे में पूछ रहा है, ओ ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। सवाल में क्या के बारे में पूछ रहा है, ग्राफ। तो ग्राफ जो हम लोग जानते हैं, ग्राफ हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहला ग्राफ को 3 प्रकार का होता है, पहला को बोलते हैं आदुत्य हल, आदुत्य हल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राफ जो होता है, ग्राफ जो लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, ग्राफ जो है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
संपाती, या फिर तीसरा में क्या होता है, समांतर। ये 3 तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में देख रहे थे, ये जो टेबल है, टेबल लास्ट क्वेश्चन में कि हम लोग का कौन सा कसौटी में लिया गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है दूसरा नंबर कसौटी में आता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है। नॉट इक्वल टू हो रहा है, तो इसका ग्राफ जो है वो समांतर होगा। अगर हल के बारे में पूछता तो कोई हल नहीं और असंगत की स्थिति आती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हम लोग का क्या पूछ रहा है, ग्राफ के बारे में। तो यहाँ ग्राफ है, ग्राफ कैसा होगा, समांतर। अगर हल पूछता तो हल कैसा होता, समांतर हो रहा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर संगति स्थिति पुरंगत है या असंगत है, संगत है या फिर असंगत, तो उस स्थिति में हम लोग लिखते हैं ये कैसा है, कोई हल नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का हल नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अच्छी तरह से नियम को समझिए, इसके पीछे किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप कर पाइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी दो चर वाला रैखिक समीकरण से ही है, दो चर वाला समीकरण से ही है। सीधा इसका हल पूछ रहा है, सीधा इसका हल पूछ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब चाहे तो इसका हल भी याद कर सकते हैं और ऑप्शन की सहायता से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग अगर इसको हल निकालना चाहते हैं तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2 हम लोग करेंगे इसको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो x x क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, x x क्या हो गया और ये जोड़ने से 10, तो x बराबर क्या हो गया, 10/2 कटेगा तो कितना हो गया, 5। तो x का मान क्या आ गया, 5। अब समीकरण x में दिया हुआ है, समीकरण 1 में x प्लस वाई को जोड़ने से 8 आ रहा है, तो ये x का मान क्या हो गया, 5। y को रहने देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 मतलब तो y का मान कितना आ गया, ठीक। तो 5 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। पर हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन समीकरण भी हो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन की सहायता से इसको बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैथड अगर आप जानते हैं अच्छी तरह से तब तो ठीक है, पर अगर इसको ऑप्शन की सहायता से बनाएंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो कंडीशन क्या है, पहला समीकरण है x प्लस वाई और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा अदर मेथड से जाएंगे ऑप्शन की सहायता से, ऑप्शन की सहायता से। तो चलिए x का मान देता है 4, x का जगह बैठा लिए 4 और y का जगह बैठा दिए 6, जोड़ने से कितना आ रहा है, 10 और मेरा है यहाँ 8। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर इसमें बैठा कर, एक में नहीं हो रहा है तो दूसरा को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा वाला में बैठा के देखते हैं, दूसरा वाला में बैठा के देख सकते हैं। दूसरा वाला में क्या है, दूसरा वाला में अगर x की जगह क्या लेते हैं 6 और जगह 4, तो भी इसको जोड़ने से कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ये भी बराबर नहीं हो रहा है, होना चाहिए 8, ठीक है। तीसरा वाला में बना के देखते हैं, प्लस वाई है तो x की जगह में 5 और इसके जगह में 3 बनाने से तो 8 आ रहा, 8 आ रहा है, मतलब ये आपका तो सही है। क्या दूसरा वाला में अप्लाई करेंगे, जब इसमें सही हो रहा है, इसमें संतुष्ट हो रहा है समीकरण, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसमें आ जाएंगे। तो x प्लस वाई, तो इसका मान है 5 और उसमें 3 को घटाने से कितना हो जा रहा है, 5 में से 3 गया तो 2, 2 आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, बराबर हो गया। मतलब ये ऑप्शन नंबर, मान को बैठा बैठा कर भी हम इसका हल निकाल सकते हैं। तो इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन को आप हल ना करके डायरेक्ट ऑप्शन को जो दिया रहेगा, ऑप्शन की सहायता से उसको बैठा बैठा कर देखिए और बैठाने के बाद आपको देखिएगा कि आपको आंसर मिलेगा। अगर समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ठीक है, हल है। अगर एक संतुष्ट हो रहा है तब दूसरा निकालिए, अगर पहले वाला में ही निकालने की जरूरत नहीं। दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो यहाँ द्विघात समीकरण का क्या कंडीशन है, द्विघात समीकरण किसमें आता है, देखिए ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण के लिए लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ और एक कंडीशन यही कहता है कि ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए द्विघात बहुपद में हम लोग 0 को बराबर नहीं करते, जब द्विघात बहुपद में समीकरण लगाकर 0 लगा दिए, इक्वेशन बराबर चिन्ह लगा के 0 लगा दिए, तो वो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण बन। अब क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज है कि आपका द्विघात समीकरण के लिए ये एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा, तो अगर हम लोग इसको एक एक ऑप्शन को सरल करते जाएं तो काफी समय लगता है। तो इसको बनाने का एक संक्षिप्त तरीका है, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग संक्षिप्त तरीका से बनाते हैं। चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए एक्स है और यहाँ भी क्या है, एक्स है। तो इस एक्स एक्स को गुना करेंगे तो ये क्या निकला, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, और यहाँ से एक्स एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। बीच में बराबर है, ये दोनों तरफ क्या हो गया, देखिए तो एक्स नहीं बचा, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर नहीं बचा, नहीं है, नहीं है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, यहाँ देखिए मूला है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 और ये क्या हो जाएगा 4x। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक्स इसमें तो एक्स स्क्वायर एक निकलेगा, पर इसमें किसी भी तरह का एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 2x माइनस बन सकता है। ये इधर आ जाएगा 2x एक्स बराबर क्या आ गया, और लास्ट वाला में देख रहे हैं इससे भी एक्स स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ एक्स एक्स गुना हो, इससे भी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। तो इसमें इसमें इस ऑप्शन में और डी में एक्स स्क्वायर का अस्तित्व नहीं है, एक्स स्क्वायर खत्म हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। समीकरण 3 बच रहा है, समीकरण 3 नहीं, सॉरी ऑप्शन सी में ही सिर्फ बच रहा है, इसलिए आपका कौन हो जाएगा दिमाग, समीकरण सी। ठीक, ऑप्शन की सहायता से बना सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करना होगा ना, तो एक एक करने से काफी लंबा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी द्विघात समीकरण से है, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो उसके लिए कंडीशन पूछ रहा है, ये बहुत आसान है, कंडीशन पूछ रहा है। चलिए इससे थोड़ा सा इसके बीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको नोट करते हैं। क्या नोट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। एक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सबसे पहले इसके जो मूल जो होते हैं, वो मूलों की संख्या क्या होती है, दो मूल होते हैं। मान लीजिए एक को अल्फा और बीटा बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा के रूप में, दो दो मूलों की संख्या दो। द्विघात समीकरण, जब ये द्विघात क्या रहे समीकरण, द्विघात समीकरण है, तो उसमें हम लोग उसको मूल, उसके जो आंसर जो आएगा उसको मूल कहते हैं। पर वही अगर द्विघात बहुपद रहता है, द्विघात बहुपद रहता है, वही चीज को हम लोग उसको शून्य, ठीक है, शून्य। तो यहाँ द्विघात समीकरण के बारे में पूछ रहा है, मूल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, के बारे में पूछ रहा है, तो मूल कैसा होता है। यहाँ पर ही कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति को याद करने के लिए हमें एक डी करना पड़ता है। डी, डी मतलब क्या होता है, विभेद या विविध कर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और जिसका फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर ए सी। इसकी सहायता से हम डी निकालते हैं, और डी के द्वारा ही हम मूलों की प्रकृति को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कंडीशन क्या रहे, जब यहाँ पहला कंडीशन है कि डी
शून्य से बड़ा हो, इससे दो कंडीशन बनता है। पहला ए, ई जो है बड़ा, और दूसरा कंडीशन बन रहा है कि डी जो है इक्वल टू है जीरो से। यहां से अगर बड़ा होता है तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक एवं असमान होते हैं। बस अगर डी रहे, डी शून्य रहे, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान, दोनों सेम होगा। और जब डी जो है शून्य से बड़ा, मतलब अगर धनात्मक है, तो सभी के साथ असमान होंगे। दूसरा जो कंडीशन होता है, डी लेस देन जीरो, मतलब आ गया, कैसा आ गया? ऋणात्मक आ जाता है डी का मान। तो हम लोग कहेंगे कि मूल अवास्तविक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व बोलते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मूल वास्तविक एवं समान, तो मूल वास्तविक एवं समान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डी को क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर। अगर पूछता वास्तविक एवं असमान, तो हम लोग डी ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी जो है जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये तीसरा स्थिति में डी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो मूलों का अस्तित्व है कि सवाल होगा। डी की जगह में कंडीशन आपको डी के जगह में इस तरह का बी माइनस फोर ए सी बराबर जीरो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, इस ऑप्शन को भी लिख सकता है। डी के जगह में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो कंडीशन में मूल क्या होते हैं? मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होता है। मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x² माइनस 2x माइनस 3, ये एक क्वेश्चन ले लिया। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a का मान मेरा 5 है और b का मान -2 है, c का मान क्या है? -3। अगर d निकालते हैं तो d निकालने के लिए फॉर्मूला है b² माइनस -2, और c का मान कितना है? -3, और a का मान है 5। हम लोग देख रहे हैं -2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ माइनस माइनस 4 से 12, 12 बचे 60, मान कितना आ गया? 64 आ गया। 64 मतलब अगर डी का मान जो है 64 आ गया, मतलब डी जीरो से तो बड़ा है ही, जीरो से बड़ा है, तो इसकी मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक। मान लीजिए एक प्रश्न आ जाता 2x²। मान लीजिए क्वेश्चन, सॉरी इसको हम लोग थोड़ा सा सुनते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन रहता है 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह 4 है और सी क्या है? 1 है। अगर इसका हम लोग डी निकालते, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ca, और बी का मान यहाँ कितना है? -4 का स्क्वायर, 4c का मान 1 और a का मान 4। यहाँ देख रहे हैं 4 का स्क्वायर कितना भी, 4 चौके 16। तो रिजल्ट हमको क्या निकल गया? 0 निकल गया। तो मूल होंगे, मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक, वो समान होगा। मूल कैसा होगा? समान। ठीक है, मूल कैसा होगा? हाँ, और ऐसा परिस्थिति आता जिसमें डी क्या में आ जाता है? ये डी वो नेगेटिव में आ जाता। मान लीजिए डी का मान -5 आ जाता, तो उस परिस्थिति में हम लोग लिखते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट हम लोग चिन्हित कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। इस पॉइंट को
मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपका हो। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समेटर नंबर कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, संक्षेप में कहते हैं एपी। एपी से सवाल है, तो इस तरह का प्रश्न एपी से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एपी, तो पहला जो एपी का कंडीशन दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक सवाल दे लेते हैं। एपी सर्वांतर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? सर्वांतर के बारे में पूछ रहा है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए एक एपी है, ये एपी के बारे में पूछ रहा है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जो है आपका दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 इस प्रकार दिया हुआ है। तो एपी के लिए ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग एक आसान सा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए एपी, एपी में पहला पद जो है 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। तो इस एपी में, एपी क्रम में क्या होता है, इस समांतर श्रेणी में जो ये जो पहला जो होता है, ये पहला पद A1 बोलते हैं, A1 बराबर 3, और सिर्फ ए भी बोलते हैं, ए बराबर 3 कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? अगर परीक्षा में पूछे कि प्रथम, अब इसका डी बारे में पूछो तो डी निकालने का तरीका -A1, मतलब यहाँ दूसरा पद कितना है? 8, 8 में से क्या घटा देंगे? 3, तब कितना? 5। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि 3 से 8 जा रहा है तो 5 बढ़ रहा है, 8 से 5 जा रहा है तो 5 बढ़ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं डी। संक्षेप में बोलते हैं सर्वांतर, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में आ जाते हैं। तो इस प्रश्न है ए, सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद ए कितना है? -5 है। अब इसका डी निकालना, डी बराबर लिखेंगे A2 - A1। तो दूसरा पद का मान कितना है? दूसरा पद यहाँ A2 कितना है? A2 है -1, और A1 कितना है? -5। सबसे पहले A2 को लिखेंगे, A2 लिख दिए -1, ये माइनस चिन्ह है लगा दिए, और ये A1 का मान क्या है? -5। माइनस हो गया, माइनस माइनस +5 माइनस रहता है और एक प्लस रहता है तो घटाते हैं। तो 5 में से 1 गया तो क्या हो गया? 4। बड़ा कौन है? धनात्मक, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, प्लस को लिखते रहेंगे। 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया इस तरह का प्रश्न? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछता है इस तरह का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। 12 क्या है? 12 है, ये भी एपी से है। 12 में पूछ रहा है, एपी दिया हुआ है, इसका बोल रहा है 10वां पद निकालिए। क्या निकालना है? 10वां पद। तो किसी समांतर श्रेणी, किसी एपी के लिए, किसी एपी के लिए, किसी एपी के लिए, समांतर श्रेणी एपी जो होता है उसके लिए एनवा पद, एनवा पद के लिए फॉर्मूला निकालते हैं an प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला की सहायता से आप लोग निकालते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए, आपका एपी दिया हुआ है। एपी किस प्रकार है? 10 है, 7 है, 4 है, इस तरह से। ए का मान यहाँ पर क्या है? 10। ठीक है, और डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? A2 चाहिए। तो A2 कितना है? 7 है। तो डी निकालने के लिए क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10, 10 में से 7 जाएगा तो कितना है? प्लस एक माइनस है तो घटाना पड़ेगा, 3 बड़ा कौन है? -3। तो डी का मान यहाँ पर कितना है? -3 है। ठीक है, अब हम लोग ये फॉर्मूला, कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। तो ये फॉर्मूला में हम लोग n का जगह यहाँ लिखेंगे 10,
तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब 10वां निकालना है तो ए का जगह में डाल देंगे, ए का जगह में है 10, मान रखेंगे एन का जगह में 10 माइनस ए, और डी का मान कितना है -3। इसको सरल कर देते हैं, 10 में से किया 9 गुना -3, ये हो गया 10, 9 दिया 27। ठीक है, तो ये 10 माइनस 27, तो आपका रिजल्ट कितना निकलता है -17 माइनस। तो इस तरह हम लोग इसको विस्तार से बना सकते हैं। डायरेक्ट पूछेगा कौन सा टर्म पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, मतलब A10 आपको निकालना, तो फॉर्मूला बताइएगा ए प्लस 9D, ए प्लस 9D। ए का मान यहाँ मालूम है, ए का मान यहाँ कितना है 10 है, 9 है, और डी निकाल लीजिए तुरंत। डी निकालने के लिए क्या करना है, डी तो निकालना है, यहाँ 7 में से क्या घटा देंगे 10, मतलब क्या आ गया -3। इस -3 को यहाँ बैठा देंगे, ये हो जाएगा -7। तुरंत बना सकते हैं। अगर आपको ए प्लस 19D, ठीक है, अगर आपको 15वां पद निकालने के लिए बोले तो ए प्लस 14D निकाल, को आसानी से किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समरूपता चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 6। सभी खाली स्थान होते हैं समान, सर्वांगसम, समरूप या चलिए वृत्त के बारे में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले दो बना लेते हैं, सबसे पहले दो वृत्त बना लेंगे। ये एक वृत्त हो गया, यहाँ एक वृत्त, फिर दूसरा वृत्त भी बना लेते हैं। ये आपका देखिए, गौर से देखिए, दो अलग अलग वृत्त हुआ, ठीक है, समझना है। यहाँ दो कंडीशन होता है, यहाँ दो चीजें, सभी वृत्त समान होते हैं। देखिए भैया समान तो नहीं हो रहे हैं, ये तो पहला कंडीशन जो है, समान होते हैं नहीं, समान तो नहीं होते, समान नहीं होते, हाँ असमान होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है, असमान बोल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ ये ऑप्शन भी हो सकता, हाँ असमान। पर यहाँ देखिए दो चीज लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है सर्वांशम और दूसरा है क्या है समरूप। तो पहले ये दो टर्म को समझने का कोशिश करते हैं, ये सर्वांशम क्या होता है, और यहाँ पहला जो पूछ रहा है सर्वांशम, और दूसरा जो टर्म है वो है समरूपता, समरूप या समरूप, समझे समरूप, ठीक है। समरूप क्या होता है, देखिए अंग सम, सर्व अंग सम, मतलब अगर दो आकृति है, ठीक है, दो आकृति है, जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई भी दो आकृति ले लेंगे, ठीक है, तो दो आकृति जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज, ठीक उसी तरह उसी का जैसा हम सेम टू सेम एक त्रिभुज बना दिए कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, पूरी तरह से बराबर हो रहा, हर भाग बराबर, उसको कहेंगे हम लोग ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांशम है, ठीक है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांशम। समरूपता का अर्थ होता है छोटा और एक त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है बड़ा, हालांकि देखने में तो एक जैसा है, आकार अलग अलग है, इसको सर्वांशम नहीं कर सकते, हम इसको समरूप कर सकते हैं, देखने में एक जैसा लग रहा है, हाँ सिर्फ आकार में क्या है थोड़ा सा बड़ा छोटा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ये कैसी आकृति है समरूप आकृति है, ठीक है। आगे चल के हम लोग इसका समरूपता का जो नियम है उसको देख सकते हैं, आगे चल के आगे का वीडियो में देखेंगे समरूपता का नियम को। फिलहाल पूछ रहा है कि क्या वृत्त सब क्या होते हैं, तो आपसे पूछेगा हाँ सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। आकृति दोनों देखने में एक जैसा है पर एक छोटा एक बड़ा है, इसलिए इसको हम समरूप होते हैं। अगर और भी समरूप का आकृति पूछा जाए, और भी समरूप का उदाहरण समरूप आकृति का, तो पहला तो वृत्त होगा ही, पहला क्या होगा वृत्त, दूसरा जितने भी वर्ग हैं, जितने भी
वर्ग हो गए, तीसरा में समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो जनरली तीनों के बारे में पूछता है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज बाहु समबाहु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आकृति में दिया हुआ है, एक आकृति यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। यह आकृति दिया हुआ है कि डीई, यहाँ देख रहे हैं डीई आकृति में देख रहे हैं, ये डीई है, समांतर है किसका, बीसी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का एक लग रहा है तेल्स प्रमेय। अगर कोई त्रिभुज है इस तरह से, त्रिभुज एबीसी है और इसमें ये समांतर होता है डीई, है ना, तो डीई समांतर हो रहा है किसका, बीसी, सॉरी डीई समांतर हो रहा है, डीई जो है वो समांतर हो रहा है किसका, बीसी का। तो उस कंडीशन में प्रमेय लगता है, और थेल्स प्रमेय क्या होता है, एडी बटा बीडी ए ई बटा इसी, ये कंडीशन अप्लाई होता है। ध्यान देखिए, आपका एडी आपको निकालने के लिए कह रहा है, बीडी का मान 0.2 सेंटीमीटर और एई कितना दे दिया है 1.8 और ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर। हम लोग क्रॉस करेंगे एडी इंटू 5.4 और ये 1.2 इंटू 7.2 सेंटीमीटर। तो एडी का मान क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5. दशमलव हटाएंगे, ये यहाँ 10 देना पड़ेगा, ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ 10 देना पड़ेगा, ये दशमलव कट गया, 18 का भाड़ा 54 कटेंगे तो ये 36, ये 36 बाई क्या आया 10, अब ये क्या हो गया 3.67। ये गलती हो रहा है लग रहा है, सॉरी, इसको वापस आते हैं। हाँ, यहाँ जो है 18 दिया 54, अब 3 का भाड़ा से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो आपको 24 बटे क्या आ गया 10, मतलब ये आ गया 2.5। तो यहाँ तो देखिए ये तो तरीका हो गया बनाने का, पर हम यहाँ से सीधा ले लें, ये 18 से क्या हो रहा है 1.8 से सीधा जा रहा है 5. तो यहाँ 72 है, यह 24 2.5 ऑप्शन आए 2.5। जब 54 हो रहा है तो 36 से, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 72 नहीं आएगा, 12 को गुना करेंगे तो 72 नहीं आएगा, हाँ 2.4 को गुना करेंगे तो। ऐसे समझने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे ये देखिए क्या है 1.8 है, उसमें हम लोग 3 गुना करने से हम लोग को क्या मिल जा रहा है, तो ऑप्शन से अगर जाते हैं कि 36 में 3 गुना से 72 मिलेगा, नहीं, इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा, 72 होता है ये तो ऑप्शन आता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है इस कंडीशन पे आप कभी कभी ए बी निकालने की कहते हैं, ए बी का मान क्या हो, पूरा ए बी के लिए आप दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, एडी प्लस एडी, ठीक है, एडी का मान मेरा निकल गया 2.4 और बीडी का मान है 7.2, तो 6 और ये ऐसा ठीक है, इसी भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा एडी बाई बीडी तो होता ही है, साथ ही साथ इसका हम लोग कह सकते हैं, इसका उप प्रमेय कर सकते हैं। उप प्रमेय से हम लोग इसको लिखेंगे डी बटा पूरा ए बी, और यहाँ से
ए ई बटा पूरा AC, ये कंडीशन भी अप्लाई होता है सेल्स प्रोवाइड। इसको सुनते हैं। यहाँ कहना निम्न में कौन समरूपता की कसौटी उनको जानना चाहिए। समरूपता की कसौटी हम लोगों ने पहले सर्वांग क्षमता के बारे में सीखा था 9th क्लास में, सर्वांग क्षमता, ठीक है। अभी 10th क्लास में, 9th क्लास में, अभी 10th क्लास में हम लोग आ गए, तो उसमें हम लोग समरूपता पढ़ रहे हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग त्रिभुज का केस में लेंगे, ये त्रिभुज का केस में। तो हम लोग सर्वांग क्षमता पढ़े थे कि पहले क्या होता था, एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच एस, ये चार सर्वांग थे, जिसमें एस क्या है, साइड, और ए क्या है, एंगल। भुजा 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 भुजा, कोण भुजा, इस तरह से लोग बोलते हैं। आर एच एस मतलब एंगल हाइपोटेन्यूज, समकोण कर्ण भुजा जिसको कहते हैं, ठीक है। पर यहाँ 10th क्लास में समरूपता के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 10th क्लास के लिए जो समरूपता चैप्टर है, तो समरूपता में क्या है, समरूपता का तीन एक कसौटी होता है। दूसरा पहला है ए, दूसरा पहला जो होता है ए, तो तीन ठो ए होता है, ए, पर इसको हम लोग दो ही ठो ऐसे काम चलाते हैं, तो दोनों सही है, ठीक है। दूसरा जो कसौटी होता है वो एस होता है, ठीक है, भुजा भुजा भुजा। और तीसरा जो कसौटी होता है वो होता है एस, ये तीन कसौटी है, ठीक है, ये तीन एक कसौटी। आप देख लीजिए ऑप्शन में, अगर आप देखना चाह रहे हैं ऑप्शन में क्या है, वो है ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, तो कौन सा जो हो रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें हम लोग इस समरूपता का कसौटी को भी देखेंगे, ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए मूल बिंदु, इस बिंदु का आपको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से इस बिंदु का दूरी, तो यहाँ दूरी सूत्र लग रहा है। तो दूरी सूत्र में देखिए दो बिंदु है, मान लीजिए ए है और एक बिंदु क्या है, बी है, और इसका आपको दो बिंदु है मान लीजिए, तो ये दोनों बीच का जो दूरी, पहले इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक क्या होता है x2 y2, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने पूछ रहा है, तो x1 y1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर का ऊपर रूट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, इसी को कहते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। ए बी, दूरी सूत्र ए बी। मान लीजिए आपका कंडीशन में, मान लीजिए दो बिंदु दिया रहता, दो बिंदु दिया था, मान लीजिए ये पहला बिंदु है ए और ये दूसरा बिंदु क्या है बी। मान लीजिए ये हो रहा था 3 4 और ये रहा था -2 3, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स को लेंगे, जैसे यहाँ 3 ले ली, 3 ले ली, यहाँ से क्या है -2 है, तो उसको बाद वाला का चिन्ह बदल जाएगा, +2 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर क्या है 4 है, फिर ये 3 है, तो ये हो जाएगा -3 का रूट का, वो रूट लगा देंगे, तो दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे आराम से। तो यहाँ पर क्या एक प्लस एक, तो 5 का स्क्वायर तो क्या हो गया 25 और 1 का स्क्वायर 1, 5 और 25 और 1 क्या हो गया 26, ये आपका क्या होगा यूनिट, ये आपका डिस्टेंस निकल गया। पर अभी जो सवाल है, सवाल कह रहा है कि इन दोनों में से एक क्या है, मूल बिंदु है, एक क्या है, दोनों के बीच का क्या है, मूल बिंदु है।
मतलब एक बिंदु आपका ए और बी में से, आपका क्वेश्चन जो कह रहा है ए और बी में से, ए और जो है आपका 0 0 और दूसरा बिंदु है 5 और 12, 5 और 12, तब इनका बीच का जो दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र इसको हम लोग बनाएंगे। तो दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, पहला बिंदु क्या है 0, दूसरा क्या है 5, उसका स्क्वायर लगा दिए, फिर लगा दिए 0, यहाँ क्या है 12, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, पहले रूट लगाएंगे, ये आ गया -5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस में माइनस में रहेगा, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 144, दोनों को जोड़ दिया तो 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 निकलता है, तो ये 13 यूनिट हो गया, ये ठीक है, मात्रा को लिख सकते हैं। तो इस तरह का जब प्रश्न आता है, जब आपको मूल बिंदु से निकालने के लिए कहेगा, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बस उसको हम लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। एक बिंदु है मान लीजिए 0 0, बिंदु ए, मूल बिंदु से दूरी निकालना है बिंदु ए का, मूल बिंदु से दूरी के लिए ये फार्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग, अगर एक तो मिल बचती है 5 का स्क्वायर, और बी के जगह में क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये आपका ये यूनिट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, विस्तार से इसलिए बता, इससे संबंधित किसी भी यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए इसके पास दो बिंदु है, ठीक है, पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। इन बिंदुओं का एकदम बीच वाला बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु, कहते हैं क्या मध्य बिंदु, इसको कहेंगे P। तो P जो है AB का क्या है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का स्थिति में क्या लिखते हैं, इस मध्य बिंदु का स्थिति में हम लोग का सूत्र लिखते हैं, बिंदु P का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला लिखते हैं 2/2 और y1 प्लस y2/2, इस कंडीशन में फॉर्मूला लिखा जाता है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पहला बिंदु कितना है, यहाँ पहला बिंदु है आपके क्वेश्चन के लिए, ये पहला बिंदु कितना है 4 5, और दूसरा बिंदु क्या है -7, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बिंदु पी है, इसका पी का निर्देशांक निकाल, पी का निर्देशांक के लिए कुछ को देखिए 4 और इधर में क्या है 6, तो -4 -2 जैसा उसे लिखेंगे, चिन्ह नहीं परिवर्तन करेंगे, 2 लगा दिए, फिर यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ क्या है -7, जैसा उसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, जब दोनों माइनस में तो -6 लिखे, तो 2 है, फिर एक प्लस एक माइनस है, तो उस स्थिति में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3, आपका रिजल्ट आ गया -3, और यहाँ कटेगा आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा -3 आपका आंसर हो, आराम से बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति से संबंधित है। साइन ए बराबर क्या है? 3/5। तो कोसेक ए क्या होगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। तो चलिए हमें कुछ इससे संबंधित कुछ बातें हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक हो गया साइन थीटा, सेकंड हो गया cos थीटा, और ये हो गया tan थीटा। हम लोग साइन थीटा को लिखते हैं p/h, cos थीटा को लिखते हैं b/h, और tan थीटा को लिखते हैं p/b। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है, साइन का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोट थीटा। उल्टा, उल्टा कहने का मतलब है ये है h/b हो जाएगा, ये h/b हो जाएगा, और ये b/ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, b/b हो जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। सबसे पहले इस टेबल को आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे, इस टेबल को याद रखने के बाद हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/5। ठीक है, आपको कोसेक ए के बराबर, तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो लिखते हैं p/h लिखते हैं, तो ये क्या होता है? p, मतलब ये उलट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक लाइन का था तो बन गया 5/3। पर हाँ, अगर क्वेश्चन आपका थीटा ना निकाल कर आपसे पूछता कि सेक ए क्या हो, क्या पूछता? सेक ए क्या हो? तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते? सेक ए का मान पूछता, सेक ए का मान पूछता, तो हम लोग क्या करते? तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या है? 5। तो यहां से देखेंगे साइन बराबर क्या होता है? p/h बराबर 3/5। तो यहाँ से p बराबर 3 और h बराबर 5। हमको क्या निकालना पड़ेगा? b। तो b के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है h² माइनस p स्क्वायर का ओवर रूट। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए आपको b निकालना है, h² माइनस p स्क्वायर का ओवर रूट। मान लीजिए कभी p निकालना पड़ेगा, h² माइनस h निकालना पड़ेगा, p² प्लस b स्क्वायर का ओवर रूट। ये फॉर्मूला। तो अभी फिलहाल b निकालना है, तो b निकालने के लिए हम लोग, और p का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 5 है 25, और ये 9, और 25 में 9 चला गया तो 16, और 16 कितना? 4। तो यहाँ पे आपका b का मान कितना प्राप्त हो गया? 4। आप b का जो टोटल 6 रेशियो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 अनुपात होता है, तो उसमें कुछ कोई मान लीजिए आप सेक के बारे में पूछ रहा है, तो आप समझ जाएंगे सेक तो कोस का उल्टा होता है। तो कोस का अगर b/h होता है तो इसका क्या होगा? h/b। और मेरा b का मान हम लोग निकाले, कितना निकाले हैं? 4। और h का मान हम लोग के पास कितना है? 5। यही अगर आपसे पूछ जाता कि कोट ए क्या होगा, तो कोट ए के बारे में पूछ रहा है, तो कोट तो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? b/p। और b का मान मेरा कितना है? 4, और p क्या है? 3। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइन 90 डिग्री क्या पूछा जा रहा है? मान पूछा जा रहा है। तो इस तरह का मान भी अगर पूछा जाता तो थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको मान का, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं। साइन 90 का मान, तो थोड़ा सा मान के बारे में जानिए। साइन 0 डिग्री
साइन 0 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री, दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। और साइन 90 और कोस 0 डिग्री इसका मान क्या होता है? ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया रखना चाहिए। अगर आपको साइन 30 डिग्री पूछिए और वो किसके बराबर होता है? कोस 60 के बराबर, इसका मान क्या होगा? 1/2। और कोस 30 जो होगा वो साइन 60 के बराबर होता है, हमारा होता है √3/2। और 10 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1। एंटी का वैल्यू तो यहाँ पर स्पष्ट है, क्या हो रहा है? 1 होना चाहिए। कोस 90 है, साइन 90 के बारे में कुछ है? हाँ, कभी कैसा प्रश्न पूछ देता है कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले आप कोसेक के बारे में जो पूछ रहा है तो आप समझ जाते हैं कोसेक का जो उल्टा जो होता है वो साइन थीटा, मतलब साइन का जस्ट क्या, ये आप तो आपको साइन 60 का मान चाहिए, तो साइन 60 का मान मेरे यहाँ से देख लीजिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान √3/2, जस्ट उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा। अगर आपसे पूछ देता सेक 30 डिग्री, सेक कहिए कोस 30 डिग्री मान, टेबल से देखिए 30 का मान कितना होता है? ये √3/2 होता है, तो ये भी पलट देंगे, ये भी क्या हो जाएगा? ठीक। हाँ, कभी कभी कंडीशन आ जाता है, जैसे आपका 10 90 डिग्री पूछ देता, 10 90 डिग्री, तो 10 90 में याद रखिएगा टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा कोस थीटा का अनुपात होता है। तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 बाई कोस 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। 1/0 जब आता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो इसका और भी प्रश्न होगा तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाइए। स्क्वायर का फॉर्मूला है यदि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ स्क्वायर का एक फॉर्मूला का डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहाँ 3 तरह का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए प्रश्न, और इसके अलावा एक और कुछ बेसिक जो फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक और बेसिक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, 3 बेसिक फॉर्मूला हो गया। इससे संबंधित किस तरह का सवाल आपसे पूछता है? ये तो देखिए आपका सवाल में तो डायरेक्ट ही पूछ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कोस ए का मान क्या होगा। उस परिस्थिति में हम 5 को मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और एक तो क्या 5 क्वेश्चन पूछ देता 4 सेक ए माइनस सेक 4 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो स्थिति में आप 4 को कॉमन ले लगा देते हैं, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। बैठा देंगे 1, और उस परिस्थिति में आंसर क्या है?
4 बचा 4 पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर थोड़ा सा इसको पूछ सकते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा इसको टफ बनाने के लिए क्या करेगा कि पहले 10 स्क्वायर ए माइनस सी, तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग सेक आगे होता है जानते हैं, तो -6 सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या करेंगे +6 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम लोग -6 कॉमन ले लेंगे, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 एक होता है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा 6। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर दिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। तीनों फॉर्मूला 1 2 और 3 फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये ऊंचाई दूरी से प्रश्न है, ऊंचाई मंदी 9.1 एक्सरसाइज से है। धरती पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का 59 डिग्री है। यदि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है 15 मीटर है, ये दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई दूरी का एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, ये एक मीनार हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया, ये मीनार ए बी है, मान लीजिए मीनार ए बी है। इस बिंदु से उन्नयन कोण, हाँ जैसे उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और ये ऊंचाई आपको क्या करना है निकालना है, और ये आपका कितना दे दिया है 15 मीटर दे दिया है। तो यहाँ सिंपल सा है, हम लोग क्या लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और थीटा की जगह में क्या लिखा हुआ है 60। ठीक है, तो टेन 60 बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। उस स्थिति में टेन थीटा बराबर यहाँ लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है आधार। तो लंब में क्या होगी ए बी और आधार कौन हो, तो 1060, तो यहाँ लिखेंगे 1060 थीटा की जगह, और ए बी की जगह में क्या लिखा हुआ है एच, और बी सी की जगह में कितना लिखा हुआ है 15। तो 1060 का वैल्यू होता है √3h/15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 15 गुण √3, मतलब क्या होगा 15 √3। ठीक, शॉर्टकट बना जब आप समझ चुके हैं तो सीधा लिखेगा 1060, सामने का भुजा कितना है h, और ये क्या है 15, 1060 का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर h/15, h बराबर 15 गुण √3, मतलब 15 √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इतनी समांतर स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, तो वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये समांतर एक इधर हो गया इस तरह का, या फिर ये तो हो गया, और एक दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो समांतर पहला तो समांतर रेखा का जोड़ा हुआ, ये फर्स्ट फर्स्ट जोड़ा हो गया। मान मान लीजिए ये ए बी ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी है, और दूसरा में कौन सा हो सकता है ए सी समांतर क्या है बी डी। तो कुल मिलाकर कितनी हो सकती है दो समांतर, समांतर रेखा है मतलब समांतर स्पर्श रेखा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? अगर हम एक वृत्त लेते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा होगा, तो स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये आपका स्पर्श बिंदु। मान लीजिए ये ए बी है और स्पर्श बिंदु क्या होगा? एक। तो केवल एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदु पर स्पर्श करती है? सिर्फ एक ही बिंदु पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? थीटा और आर एक संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर ही। हम एक, ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है। त्रिज्या, ये आर हो गया त्रिज्या। ठीक है। त्रिज्या हो गया। यहाँ जो कोण बन रहा है वो कहलाता है थीटा। जो आकृति बन रहा है इसको ए और बी, यहाँ जो आकृति बनता है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है। त्रिज्याखंड में यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वो लघु त्रिज्याखंड है। लघु त्रिज्याखंड ये भाग, और जो ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है। तो लघु त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला निकालते हैं, ये संगत त्रिज्याखंड, संगत त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं, ये एक वृत्त का ही भाग होता है। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाय 360 डिग्री, ये फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कभी कभी चाप की लंबाई पूछते हैं, चाप की, चाप जो होता है वृत्त, वृत्त के परिधि का एक भाग होता है। वृत्त की परिधि मतलब ये आपका मान लीजिए ये लंबाई हो गया चाप की लंबाई। ठीक है। लंबाई, तो चाप की लंबाई के लिए थीटा बाई 360 आर, 2 पाई आर, जहां आर, और अगर हम लोग वृत्त और ये केंद्र हो गया, ये इस तरह का त्रिज्या हो गया, और ये जो मिला दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं संगत वृत्त खंड। संगत वृत्त खंड। और इस संगत वृत्त का हम त्रिज्या खंड का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देना पड़ता है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर लगाते हैं और इसके लिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25। यहाँ एक घनाभ है, घनाभ की, और क्या है 300। इससे पहले वाला प्रश्न का जो हम लोग टिक नहीं लगाया, तो ये तीसरा। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई, एक घनाभ का क्या दे दिया है, एक घनाभ चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दी गई है। तो इसका आयतन के बारे में पूछ रहा है। चलिए घनाभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। घनाभ, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, घनाभ, घनाभ का आकृति है। घनाभ के लिए ध्यान दीजिएगा, घनाभ में क्या होता है, तो ये एल हो गया, ये भाग हो गया बी, और ये भाग क्या हो गया एच, एल बी एच। ठीक है, अगर आपको पूछ दे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों गुना बी गुना एच। अगर आपको पूछते हैं कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या है, घनाभ में तीन चीज होता है, एल का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसका ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये घनाभ का विकर्ण का मतलब इस कोनों से इस कोने की लंबाई, ये हो गया घनाभ का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं, कुल पृष्ठीय, तो उसके लिए हम लोग कंबाइंड फार्मूला लगाते हैं, 2 LE प्लस 2 BH प्लस 2 HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एल भी हट जाता है, सिर्फ 2 BH प्लस 2 HL। नीचे का भाग को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ का जो भाग होता है वो कहलाता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि घनाभ ऊंचाई, तो इसका आयतन पूछेगा, और आयतन के लिए हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, क्या लगा देंगे, एल गुना 5 गुना 3, जो कि 60 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अगर इस पूछता विकर्ण, तो विकर्ण में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट लगाते हैं, और एल, एल का मान कितना है, एल का मान है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, फिर क्या होता, 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 16 प्लस 9, तो 25 16 9 कितना हो जाएगा, 25 50 हो जाएगा। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5 से रूट लगा सकते हैं, जोड़ा बन रहा है वो 5 के बाहर हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर हो गया। 5, इस तरह से हम लोग करना कर पूछ देगा, निकल कर बोलेगा सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ उड़ के बारे में पूछेगा। मान लीजिए एक घनाभ का कमरा है, घनाभ का आकार का कमरा है, उसमें सबसे लंबा कितना लंबा का छड़ रख सकते हैं, सबसे अधिक, तो उस स्थिति में आप उसको क्या निकाल लें, विकर्ण निकाल लें, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। यहाँ अर्धगोला का बात कर रहा है, अर्धगोला तो समझ लेते हैं, गोला, चलिए
ये इसका अर्धगोला। इसका त्रिज्या हो गया। अगर आपको अर्धगोला के बारे में पूछना है, अर्धगोला, ठीक है, ठीक है। तो अर्धगोला से पहले अगर हम लोग, अच्छा होगा कि गोला के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। गोला का क्या होगा? यहाँ हो गया आपका गोला, ठीक है। ठीक है, गोला, ये इसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या हो गई, या आर इसका त्रिज्या हो गया। अगर गोला का आयतन पूछता है, गोला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/5। दूसरी प्रकार अगर अर्धगोला का पूछता है, अर्धगोला मतलब आपको हाफ कर देंगे, अर्धगोला का आयतन है, तो हम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सब तरफ से बंद होता है, जैसे हम लोग फुटबॉल होता है, ये सब गोला हो गया। इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो चारों तरफ से बड़ा। और अगर अर्धगोला, तो अर्धगोला जो है, अर्धगोला में दो पृष्ठीय क्षेत्र, गोला का अर्धगोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, तो वक्र पृष्ठ में आ जाएगा 2πr। काट देते हैं तो जो हरा वाला जो भाग दिखेगा चारों तरफ होगा, उसको, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2πr² में ऊपर का जो भाग वृत्त होता है, इसको वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये अर्धगोला हो सकता है कि तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्या वाला क्षेत्र, ठीक है। लगता है कि आर का कुछ, आर का मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, उसका, या तो फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का पूछ सकता है, फिर बनाया जा सकता है अर्धगोला। नेक्स्ट आइज, चलिए, ये तो स्टैटिक्स सांख्यिकी, बहुलक, हम लोग 9th क्लास में है, 8th क्लास में भी बोल रहे हैं। तो बहुलक के बारे में पूछता है, तो वास्तव में देखिए सबसे पहले बहुलक होता क्या? बहुलक मतलब होता है जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक, सबसे अधिक होती है, अधिक होती है, वो क्या कहलाता है? यहाँ देखिए, देख लीजिए, एक, एक है, और उसके बाद दो है, और क्या है? तीन है, तीन तरह का आंकड़े। तो एक कितने बार आया? एक, दो, दो बार आया। और यहाँ हो गया आंकड़ा, और ये बारंबार, आंकड़ा एक कितने बार आया? दो बार आया। तीन कितने बार आया? तीन तीन बार आया। और दो कितने बार आया? एक बार आया। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे अधिक कितना है? तीन है, कंफ्यूजन ना करें। चलिए इसको दूसरे एग्जांपल से भी देख रहे हैं, तो यहाँ बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तीन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है 2 3 4 5 3 4 4 4 1, इस तरह से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिसका जो सबसे अधिक बार आया, इसकी सबसे अधिक बारंबारता है ना। तो हम लोग गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो
4 एक बार, 2 बार, 3 बार और कितने बार हो रहा है? 4 बार। ठीक है, और एक संख्या ले लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, और एक संख्या को बढ़ा लेते हैं। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पर ही एक और संख्या ले लेते हैं। चलिए एक और लेते हैं। तो यहाँ 4 कितने बार आया? यहाँ 4 कितने बार आया? की बारंबारता, 4 की बारंबारता कितनी है? 5 है। 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक है उससे अधिक है, कितना है? 5 है। तो यहाँ कितना से मतलब नहीं है, कितना से मतलब नहीं है, किसका है से मतलब है, किसका से मतलब है। ठीक है, कितना किसका है? 4 की। तो यहाँ बहुलक बराबर हो जाएगा 4। कितना है उससे मतलब नहीं है, किसका है बारंबारता अधिक, उसी को हम कहते हैं बहुलक। स्पष्ट है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ एक प्रश्न है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले वाला प्रश्न जो था उसका आंसर क्या होगा? 3 3 3 बार है सर, 3 होना चाहिए। ठीक है, 28 को देख लीजिए, हम लोग लास्ट तरफ में पहुंच रहे हैं। 28 हो गया। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या करें? यहाँ माध्य का प्रश्न आ गया, तो माध्य बराबर क्या लिखते हैं? माध्य बराबर लिखते हैं चर मानों का योग बटा की संख्या। चर की जगह हम लोग इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चर भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इसके जगह फ्रैक्शन भी लिखते हैं तो भी चलेगा। चर फ्रैक्शन जो भी ऑब्जर्वेशन। यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोग सबको प्रथम 3 सम संख्याओं के प्रथम 3 सम संख्या तो कौन कौन है? सम संख्या कहाँ से? 3 सम संख्या, प्रथम 3 सम संख्या, पहला हो गया 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। बस इतना है, 3 जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 क्या है? 3। तो 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दें, कितना हो गया? 6 6 6 12 डिवाइडेड बाय 3 से घटाएंगे 4। क्वेश्चन कर देता हूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो? माध्य बराबर प्राकृतिक संख्या को कहां से? पांच, सबको जोड़ देंगे, कितना का संख्या है? 1 2 3 4 5, जोड़ने से क्या आएगा? 15/5 कटेगा तो क्या हो गया? अब पूछ देगा कि x z का माध्य क्या होगा? तो माध्य बराबर x + y। ठीक है, आगे इससे संबंधित और भी वीडियो आएगा टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रायिकता से संबंधित है। अंतिम चैप्टर जो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। घटना की प्रायिकता हो सकती है, इसके लिए थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में हल्का सा जानकारी होना चाहिए। प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता को जैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट,
एन ई बाई क्या लिखते हैं, एन एस। इसको कहते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस मतलब हिंदी में अगर कहें तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो उससे हम लोग प्रायिकता का मान निकालते हैं। तो फिलहाल अभी प्रायिकता के बारे में पूछ रहा है, इसका प्रकार के बारे में पूछ सकते। तो प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है इधर एक तक प्रायिकता का मान होता है 0 से 1। ठीक है, सबसे कम 0, सबसे कम 0 और सबसे अधिक क्या होता है 1। ठीक है, सबसे कम 0 और सबसे अधिक माइनस अगर कुछ हो। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज अगर माइनस में हो, प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। प्रायिकता जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। एक से अधिक भी नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक भी नहीं होता है। पहला तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहता है किसी घटना, अगर कोई घटना है जिसकी प्रायिकता 1 आ रही, जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट है, कोई टेस्ट में कोई 20 में से 20 लाया, कुल परिणाम था 20 अंक, उसमें 20 अंक प्राप्त हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे 1/1 मार्क। तो 20/20 आएगा। अब जैसे मान लीजिए हो रहा है ए और क्या है बी, दो टीम है, इसके बीच में मैच हो रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि ए 100% जीतेगा, 100% का मतलब 100 बटा क्या होगा 1। तो जब 1 आता है, निश्चित प्रायिकता, निश्चित निश्चित प्रायिकता मतलब उसका जो मान होगा क्या होता है 1। अनिश्चित, अनिश्चित कह सकते हैं, अनिश्चित प्रायिकता जिसका जो प्रभाव क्या हो 0, कोई चांस नहीं। ए का जीतने का चांस 100% है, तो बी का जीतने का चांस तो 0 है। ये हो गया, ए के लिए हो जाएगा निश्चित प्रायिकता, अनिश्चित प्रायिकता असंभव जिसको भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रायिकता का मान हमेशा याद रखिए 0 से लेकर 1। 0 सबसे कम, 1 सबसे अधिक, निश्चित प्रायिकता मतलब 1, अनिश्चित प्रायिकता मतलब, और प्रायिकता का मान कभी भी 0 नहीं होता है, 1 से हम और 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। काफी समय 10 बजने वाला है, चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रायिकता का मान, ये नहीं, देखिए
यहाँ कंडीशन एक बहुत अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन में। कंडीशन क्या दिया है कि अगर कोई प्रायिकता का मान आपका क्या दे दिया है 0.96 है, ठीक है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है नहीं होने की प्रायिकता क्या हो। तो किसी घटना की होने की और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो याद रखना किसी प्रायिकता का जो योग होता है, प्रायिकता का जो कुल मान होता है, अभी हम लोग तुरंत सीखे लास्ट क्वेश्चन में कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1। तो उसको हम लोग अधिकतम मान से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पीई नहीं की प्रायिकता पूछ, हम लोग 1 से इसको घटा देंगे। पीई को मतलब प्रोबेबिलिटी से अगर हम लोग 0.96 को हटा देते हैं तो 1.00.96 घटा देंगे तो 40.04। आपका रिजल्ट क्या जाएगा 04, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे प्रायिकता का मान जो है 0 से लेकर 1 तक आता है तो 0.96 है। तो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम अधिकतम मान जो होगा, अधिकतम मान से क्या करना है, घटा देना। तो किसी घटना की होने की, किसी घटना की होने की और किसी घटना नहीं होने की, दोनों का योग क्या होगा, 1 होता है। दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो प्रायिकता से संबंधित और भी सारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे प्रायिकता से संबंधित। अगर इसको एक उदाहरण से और एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जमीन से एक थैला है, थैला में कुछ गेंद है, अब पीला हो गया, ये आपका लाल गेंद, ये आपका लाल। आपसे पूछेगा थैले में, उस थैले में नंबर ऑफ स्पेस जिसको कुल कुल आंकड़ा जो है कितना है, यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। और यहाँ पर ही आंकड़ा कितना है, इधर में 6 है, 6 प्लस में कितना, 1 2 3 9, टोटल क्या है 9, टोटल कितना 15। आप पूछेगा लाल होने, पीला होने की प्रायिकता पूछेगा, पीला गेंद होने की पूछेगा। तो पीला गेंद होने की प्रायिकता बराबर हम क्या लिखते हैं, एस। तो एन ई एन एस तो यहाँ पर क्या है 15, और कितना तो पीला है 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 5 15 ना, 2/5 आएगा। ठीक, पूछ देगा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, लाल गेंद कितना टो है, टोटल 9 टो है, तो 3, ये क्या हो गया 5, का रिजल्ट कितना निकल गया 3/। तो यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में ये पूछ देता, मान लीजिए पीला होने की प्रायिकता, पीला गेंद की प्रायिकता जो हो जाएगा वो क्या है। तो आपने देखा पीला गेंद की जो प्रायिकता है, अगर 3 से काटते हैं तो 2/5 आ रहा है। तो देखा पीला नहीं होने का, तो पीला नहीं है मतलब लाल है, लाल मतलब क्या है 3/5। पर इसको दूसरा तरीके से क्या करेंगे, पीला नहीं है, पीला जितना है उससे घटा देंगे, ये हो जाएगा 5, 5 - 2 मतलब क्या, 3। का और किसी चीज का नहीं होना, अगर हम दोनों को जोड़ने का कोशिश करते हैं तो 2/5 प्लस 3/5, दोनों का जो लेगा वो 2 + 3 मतलब 5/5 मतलब क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है।
तो हमने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का अभ्यास किया, इससे संबंधित बहुत सारे नियमों को सीखा। ठीक है, तो आज क्लास करते हैं। देर तक मेरे साथ रहे, किया, सीखा। चलो सबको धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय झारखंड।